Hello everyone! Welcome to the Layman Way, where we strive to bring the explanation of the key concepts in a very fun and engaging way. Concepts from the field of UPSC, PSC, CAT, you name it, we have it. And guys, we are trying to create a big impact by providing free quality education so that everyone can get access to this education and you can be a part of this revolutionary journey by doing just few things, liking and sharing the video and subscribing to the channel. And also, do not forget to recommend the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full playlist, you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. And if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below and share your progress with others so that we can motivate one another, and let's get started. So guys, welcome to the course. और इस लेक्चर में हम सोशल इश्यूज़ के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं. तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या न्यूज़ में था. तो स्टार्स प्रोजेक्ट न्यूज़ में था. स्टार्स क्या है? स्ट्रेंथनिंग टीचिंग एंड लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स. ठीक है. तो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है वो पिछले साल न्यूज़ में था. वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है. ठीक है. न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है अब इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर. ठीक है. तो इसमें हम क्या करेंगे बेसिकली? इसमें हम स्टेट्स के साथ मिलकर डेवलप करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, इवेल्युएट करेंगे और इम्प्रूव करेंगे एजुकेशनल आउटकम्स को बेसिकली. ठीक है. तो अभी जो ये प्रोजेक्ट है ये बेसिकली 6 स्टेट्स में इम्प्लीमेंट होगा. कौन कौन से स्टेट्स हैं? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला एंड उड़ीसा. तो अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि ये वुड बी इम्प्लीमेंटेड ऑल इंडिया या पैन इंडिया, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. ठीक है. तो ये सिर्फ 6 स्टेट्स में इम्प्लीमेंट होगा. ठीक है. तो द आइडेंटिफाइड स्टेट्स विल बी सपोर्टेड फॉर वेरियस इंटरवेंशन फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. तो एजुकेशन क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए नाम से ही पता चल रहा है, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स है ना. तो स्टेट्स के लिए जो टीचिंग और लर्निंग एक्सपीरियंस है उसको हम इम्प्रूव करेंगे. और है क्या? ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. ठीक है. अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो पहले MHRD थी अब उसका नाम हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. तो उसके अंदर ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. ठीक है. प्रोजेक्ट जो कॉस्ट है वो शेयर होगा किसमें? वर्ल्ड बैंक और पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स के बीच में. वर्ल्ड बैंक सपोर्ट इज इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट बेस्ड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड प्रोग्राम फॉर रिजल्ट्स. तो जिस टाइप का रिजल्ट होगा उसी टाइप से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे. मतलब ये फंड होगा. ठीक है. दो लेवल पे प्रोजेक्ट होगा, एक नेशनल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे. तो नेशनल लेवल पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, बस इतना याद रखो कि एक नेशनल लेवल पे है और एक स्टेट लेवल पे अलग अलग प्रोविजंस है. तो नेशनल लेवल पे हम क्या करेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है उसके नेशनल डेटा सिस्टम को स्ट्रेंथन करेंगे. ठीक है. परफॉर्मेंस को ग्रेड करने के लिए एक इंडेक्स हम लाएंगे. ठीक है. जिसमें हम इंसेंटिवाइज़ करेंगे स्टेट्स को ताकि वो ये चीज़ इम्प्लीमेंट करें. और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के एफर्ट्स जो हैं उसको हम सपोर्ट करेंगे ताकि एक नेशनल असेसमेंट सेंटर, परख का क्या नाम है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट. तो ये एक असेसमेंट सेंटर जो है वो डेवलप होगा. स्टेट लेवल पे क्या होगा? स्ट्रेंथनिंग अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और फाउंडेशनल लर्निंग को हम स्ट्रेंथन करेंगे. असेसमेंट को हम इम्प्रूव करेंगे कि कैसे हम एसेस कर रहे हैं कि उनको समझ में आया है कि नहीं, या लर्निंग कैसा है, लर्निंग आउटकम कैसा है, उसको हम स्ट्रेंथन करेंगे. ठीक है. वोकेशनल एजुकेशन को हम स्ट्रेंथन करेंगे. ठीक है. वही जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में है वही चीज़ है. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम क्या है. ठीक है. प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप PMRF जो स्कीम है वो है क्या? ठीक है. तो ये बेसिकली 2018-19 में लॉन्च हुई थी. ठीक है. 7 साल के लिए लॉन्च हुई है. इसमें क्या है? बेसिकली फेलोशिप दी जाएगी. नॉर्मल नाम से ही पता चल रहा है कि रिसर्च फेलोशिप दी जाएगी. तो आप क्या है इसमें डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो PhD प्रोग्राम्स में. ठीक है. तो बेसिकली ये रिसर्च कल्चर को जो है बूस्टअप करने के लिए ये स्कीम है. इसमें आपको पैसे मिलते हैं. तो इसमें क्या है? अंडर एज स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड और आर इन फाइनल ईयर ऑफ BTech. तो अभी जनरली क्या होता है, आप पहले BTech करते हो है ना, फिर MTech करते हो, फिर आप PhD कर सकते हो. तो अभी क्या है, आप डायरेक्टली BTech से भी PhD जा सकते हो. तो जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं वो BTech से डायरेक्टली PhD में एडमिशन ले सकते हैं. ठीक है. और इंटीग्रेटेड MTech MSc इन साइंस फ्रॉम IISc, IITs, NITs, IISR, IISER है ना, एंड IIITs विल बी ऑफर डायरेक्ट एडमिशन इन PhD प्रोग्राम्स इन IITs और IISc. तो IIT IISc में डायरेक्टली PhD प्रोग्राम के लिए आप एनरोल कर सकते हो. ठीक है. इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया. न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि इसमें मॉडिफिकेशन किया गया. क्या मॉडिफिकेशन किया है कि लैटरल एंट्री को अब अलाउ कर दिया गया है. तो लैटरल एंट्री इज़ नाउ अलाउड अंडर द स्कीम इन विच द स्टूडेंट्स हु आर परसुइंग PhD इन PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशंस कैन अप्लाई. तो जो भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस स्कीम के अंडर आते हैं उस इंस्टीट्यूशंस में जो भी PhD परस्यू कर रहा है वो स्कीम में आप अप्लाई कर सकता है. ठीक है. रिक्वायरमेंट जो गेट का स्कोर है उसको रिड्यूस कर दिया गया है.
750 से 650 कर दिया गया है, और मिनिमम CGPA जो है वो 8 या उससे इक्विवेलेंट 8 एंड अबव कर दिया गया, ठीक है, पहले ज़्यादा था। उसके बाद स्टूडेंट्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी कैन अप्लाई, है ना, एक्सेप्ट IISCs, IITs, NITs, IISERs, IIEST एंड IIITs कैन ऑल्सो अप्लाई। तो बाकी इनको छोड़ के बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके भी स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। NITs अपीयरिंग इन 25 इंस्टीट्यूशंस एज पर NIRF, जो NIRF की रैंकिंग आती है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर रिसर्च फ्रेमवर्क, रैंकिंग फ्रेमवर्क, सॉरी। तो इसकी जो रैंकिंग आती है उसमें जो टॉप 25 में NITs हैं, दे कैन ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। इससे रिलेट करते हुए एक और फेलोशिप स्कीम है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप स्कीम, इसमें क्या है, इसमें 5 साल का फेलोशिप मिलता है, इसमें 7 साल का मिल रहा है ना, इसमें जो PMRF है इसमें 7 साल का मिल रहा है, और मौलाना आज़ाद में कितने का मिलता है, 5 साल का मिलता है, ठीक है। इट इज़ टू प्रोवाइड 5 ईयर फेलोशिप इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टूडेंट्स फ्रॉम 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। कौन कौन सी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, जैन्स, मुस्लिम, पारसी एंड सिख, टू परस्यू MPhil एंड PhD। तो MPhil और PhD को परस्यू करने के लिए 5 साल का फेलोशिप मिल रहा है इन माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इंप्लीमेंट करता है, तो ध्यान रखना कि सिंस माइनॉरिटीज़ इन्वॉल्व हैं तो कौन सी मिनिस्ट्री होगी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ठीक है। तो ये UGC के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन देती है, ठीक है। अब एक और रिपोर्ट न्यूज़ में थी, ये हर साल न्यूज़ में रहती है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है, NGO प्रथम रिलीज़ करता है, ठीक है। इसमें क्या है, एक हाउस होल्ड बेस्ड सर्वे है जिसमें हम ये देखते हैं कि लर्निंग आउटकम्स कैसे हैं, ठीक है। तो अर्बन एरियाज़ इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं, रूरल एरियाज़ में ये होती है, ठीक है। रूरल एरियाज़ में होती है, हर साल कंडक्ट होती है, हाउस होल्ड बेस्ड सर्वे है, ओरल असेसमेंट होता है, कोई पेन और पेपर वाला नहीं है, ओरल असेसमेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या रिकॉर्ड किया जाता है, इट एम्स टू प्रोवाइड रिलायबल एनुअल एस्टिमेट्स ऑफ चिल्ड्रन स्कूलिंग स्टेटस एंड बेसिक लर्निंग लेवल्स फॉर ईच स्टेट एंड रूरल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। तो ऐसे देखा जाता है भाई, सेकंड क्लास का बच्चा जो है वो कितना लिख पा रहा है और पढ़ पा रहा है, वो सब हम इसमें देखते हैं। तो स्कूलिंग स्टेटस इज रिकॉर्डेड फॉर चिल्ड्रंस इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 16, ठीक है। तो 3 से 16 एज ग्रुप के चिल्ड्रंस का लर्निंग आउटकम्स को रिकॉर्ड किया जाता है। चिल्ड्रंस इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 16 आर टेस्टेड फॉर देयर एबिलिटी टू रीड सिंपल टेक्स्ट एंड डू बेसिक अरिथमेटिक। तो कैसे आप कुछ सिंपल टेक्स्ट पढ़ पा रहे हो कि नहीं, आप बेसिक मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, वो सब एनुअल स्टेटस ऑफ जो रिपोर्ट है उसमें आता है, ठीक है। अब इसकी फाइंडिंग्स क्या है कि चिल्ड्रंस एनरोलमेंट की अगर हम बात करें तो देयर इज़ अ शिफ्ट इन एनरोलमेंट फ्रॉम प्राइवेट टू गवर्नमेंट। तो लोग अब पहले प्राइवेट स्कूल्स को प्रेफर करते थे क्योंकि लोगों को लगता था कि प्राइवेट स्कूल्स में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ज़्यादा अच्छी है ना, पर अब ये शिफ्ट देखने को मिल रहा है, अब लोग गवर्नमेंट स्कूल को भी प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है, अक्रॉस ऑल ग्रेड्स एमंग बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है। चिल्ड्रन नॉट करेंटली एनरोल्ड, जो स्कूल अभी नहीं जा रहे हैं वो कितने हैं, इट वॉज फाउंड टू बी दैट 5.3% of rural children in the age group of 6 to 10 years had not yet enrolled in school this year in comparison to just 1.8% in 2018। तो पिछले साल की अगर हम बात करें तो इसमें 5.3% जो लोग हैं वो आउट ऑफ स्कूल थे, है ना, कोविड आ गया था, एज़ कम्पेयर टू 1.8% इन 2018 में यही नंबर 1.8% था, ठीक है। एक्सेस टू लर्निंग मटेरियल्स एंड एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो हायर परसेंटेज ऑफ प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन रिसीव लर्निंग मटेरियल्स एक्टिविटीज़ एज़ कम्पेयर टू द गवर्नमेंट स्कूल चिल्ड्रन इन सेम ग्रेड। तो प्राइवेट स्कूल में वही बात कर रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल में जो ये एक्टिविटीज़ होती हैं, लर्निंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और लर्निंग एक्टिविटीज़, वो ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्कूल्स में कम होती हैं, प्राइवेट स्कूल्स में ज़्यादा होती हैं, ठीक है। देयर आर सिग्निफिकेंट वेरिएशंस बाय स्टेट इन चिल्ड्रंस रिसीप्ट ऑफ लर्निंग मटेरियल्स एंड एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द रेफरेंस वीक। ज़्यादा बहुत वेरिएशन है कि लोग जो हैं वो लर्निंग मटेरियल जो उनको मिल रहा है उससे लर्न कैसे कर रहे हैं, ठीक है। उस चीज़ में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस है अक्रॉस प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है। अगली रिपोर्ट पे आते हैं, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2020 किसने रिलीज़ की है, यूनेस्को ने रिलीज़ की है, आपको याद रखना है। कौन सी जो ये रिपोर्ट है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट किसने रिलीज़ की है, यूनेस्को ने। टाइटल क्या है, इंक्लूजन इन एजुकेशन ऑल मीन्स ऑल, ठीक है। तो ये कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को टारगेट कर रही है, जो कि 4th है, SDG 4 को टारगेट कर रही है। इट एम्स टू, SDG 4 क्या एम करता है, इट एम्स टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, ठीक है। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनको ये टारगेट कर रहा है कि उसको प्रमोट कर पाएँ, ठीक है। तो यूनेस्को के बारे में बात कर लेते हैं कि यूनेस्को क्या है, स्पेशलाइज एजेंसी है UN की दैट सीक्स टू बिल्ड पीस थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, साइंसेज एंड कल्चर। तो स्पेशल ये याद रखना है आपको कि ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है UN की, ठीक है, जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए काम करती है, किसमें, एजुकेशन, साइंस और कल्चर में। हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस, फ्रांस में। 193 मेंबर्स हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है, ठीक है, और 11 एसोसिएट मेंबर हैं, ठीक है। ये याद रखना है, इंडिया इसका मेंबर है बस। और कौन कौन से गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं ई लर्निंग के लिए,
तो कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सपोर्ट करती है? एक तो है ई पी जी पाठशाला। ई पी जी पाठशाला बेसिकली इसमें क्या है कि सारे कोर्सेज़ हैं। जैसे मान लो आपको सोशियोलॉजी पढ़ना है ना, या फिर आपको हिस्ट्री पढ़ना है, तो ऐसे टीचर्स जो हैं वो अपने लेक्चर्स इसमें डाल डाल देते हैं, वो आपको आप पढ़ सकते हो वहाँ से। ई पी जी पाठशाला अच्छा प्लेटफॉर्म है, चेकआउट करिएगा। अगर ऑप्शन की तैयारी करनी है तो ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो ई पी जी पाठशाला आप चेकआउट करिए। स्वयं जो है उसमें ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं जो टीचर्स डाल देते हैं, ठीक है। आप वहाँ से भी ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं टीचर्स के लिए, तो वहाँ से भी ये एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन एडटेक एजुकेशन के लिए। और एक है नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करेंगे बेटर लर्निंग के लिए हायर एजुकेशन में, ठीक है। फिर दूसरा पिलर देखते हैं, टू इंक्रीज कनेक्टिविटी विद इंस्टीट्यूशंस एंड एक्सेसिबिलिटी टू कंटेंट। अब इसमें एक है नेशनल प्रोजेक्ट ऑन इनहांस टेक्नोलॉजी NPTEL। NPTEL में बेसिकली क्या होता है कि जैसे इंजीनियरिंग के जैसे IITs हो गए, इनके प्रोफेसर्स बेसिकली कोर्सेज डालते हैं यहाँ पे, ताकि जो है वाइडर पॉपुलेशन को क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस मिल पाए। मान लो जो IIT में नहीं जा पाया है ना, तो उसको अब अगर पढ़ना है वहाँ के टीचर से, तो वहाँ के टीचर्स बेसिकली कोर्सेज डालते हैं, जैसे एरोस्पेस पे हो गया या मैकेनिक्स पे कोर्सेज हो गए, तो वहाँ NPTEL पे आपको मिल जाएंगे। इनफैक्ट हम लोग भी उसी से पढ़ते थे, तो अच्छा रहता है, आप पढ़ सकते हो, बट थोड़ा सा बोरिंग भी रहता है ना। तो NPTEL पे आप पढ़ सकते हो। ये एक है, एक नेशनल नॉलेज नेटवर्क है। नेशनल नॉलेज नेटवर्क में बेसिकली क्या है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ को हम एक प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करेंगे ताकि कोर्सेज़ को होस्ट कर पाएँ, ठीक है। मतलब कोर्सेज़ को भी होस्ट कर पाएँ और जितना भी एजुकेशनल मटेरियल है वो शेयर कर पाएँ, ठीक है। फिर एक नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी है, इसका भी सिमिलर काम है, ठीक है। और कौन कौन से हैं? प्रधानमंत्री ई विद्या है, ये क्या इनिशिएटिव है? इसमें हम बेसिकली 100 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं कंट्री को, उनको हम प्रमोट करेंगे कि वो ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट करें, है ना, बाय 30th में, विदाउट UGC लाइसेंस। UGC का लाइसेंस नहीं चाहिए होगा, बिना उस लाइसेंस के आप ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये बेसिकली ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्रज्ञता गाइडलाइंस हैं डिजिटल एजुकेशन के लिए, ये क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने दी हैं। इसमें बेसिकली विच प्रोवाइड्स सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यूज़ ऑफ ऑडियो बुक, साइन लैंग्वेजेस। तो मान लो जैसे ऐसे बच्चे होते हैं ना, तो मान लो सुन नहीं पा रहे हैं, है ना, तो उनके लिए भी प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। तो उनके लिए ये प्रज्ञता प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन लैंग्वेजेस के थ्रू पढ़ाया जाता है ना। और जो देख नहीं पाते उनके लिए ऑडियो बुक्स हैं, इस टाइप से है, ठीक है, प्रज्ञता गाइडलाइंस में। तो ये है। अब अगली बात करते हैं, स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2020 किसने रिलीज़ करी है? यूनेस्को ने अगेन। अब स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2020 जो है, इसमें टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई है, ठीक है। इट इज़ रिलीज बाय यूनेस्को। ये आपको याद रखना है कि कौन किसने रिलीज़ किया, यूनेस्को ने रिलीज़ किया। तो ये जो टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, ये डिफाइन कैसे होता है? यूनेस्को इसको डिफाइन करता है एज कंप्राइजिंग एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। एजुकेशन भी करेंगे, ट्रेन भी करेंगे और स्किल भी डेवलप करेंगे रिलेटिंग टू वाइड रेंज ऑफ ऑक्यूपेशनल फील्ड्स, प्रोडक्शन, सर्विसेज एंड लाइवलीहुड्स, ठीक है। तो इन सब एरियाज़ में बेसिकली आपको स्किल डेवलपमेंट करने के लिए टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का मेथड डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब रिमोट लर्निंग एंड रीचेबिलिटी रिपोर्ट, ये किसने रिलीज़ किया? ये यूनिसेफ ने रिलीज़ किया है। ये रिपोर्ट्स आपको याद रखनी किसने रिलीज़ करी है, ठीक है। रिमोट लर्निंग एंड रीचेबिलिटी रिपोर्ट किसने रिलीज़ की है? यूनिसेफ ने। इसकी की फाइंडिंग्स क्या है कि एटलीस्ट 31% यानी 463 मिलियन और स्कूल चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड कैन नॉट बी रीच्ड बाय रिमोट लर्निंग प्रोग्राम्स। तो जैसे रिमोट लर्निंग प्रोग्राम्स, जैसे मान लो ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना ऑनलाइन पढ़ाई के लिए, अनअकैडमी हो गया, तो ये सब बोल रहा है वो कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो अभी भी इतने परसेंटेज ऑफ बच्चे हैं जिनको ये रीच नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। रिमोट लर्निंग जो है वो नहीं हो पा रही है, मेनली ड्यू टू द लैक ऑफ नेसेसरी हाउस होल्ड एसेट्स और पॉलिसी गियर टुवर्ड्स देयर नीड्स। अब मान लो किसी के पास फ़ोन नहीं है, बहुत गरीबी है ना इंडिया में, फ़ोन नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है ना, डिजिटल डिवाइड है, तो कहाँ से एक्सेस हो पाएगा? नहीं एक्सेस हो पाएगा। तो इतने परसेंटेज ऑफ बच्चे जो हैं वो अभी भी दे कैन नॉट बी रीच थ्रू दिस एडटेक प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। ग्लोबली 3 out of 4 स्टूडेंट्स हु कैन नॉट बी रीच बाय रिमोट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ कम फ्रॉम रूरल एरियाज़ और पुअर हाउस होल्ड्स। तो बेसिकली वही रूरल एरियाज़ और पुअर हाउस होल्ड्स में ही ऐसा है। इन इंडिया ओनली 24% ऑफ द हाउस होल्ड्स हैव इंटरनेट कनेक्शंस टू एक्सेस ई एजुकेशन। समझ में आ रहा है? इंडिया में सिर्फ 24% ही घर ऐसे हैं जहाँ पे जो है इंटरनेट कनेक्शन है, जो ई लर्निंग को एक्सेस कर सकते हैं। यूट्यूब पे पढ़ाई हो रही है, या फिर अब आप कोविड-19 की वजह से तो काफ़ी क्या हो गया है, काफ़ी सारा ऑनलाइन मूव हो गया है एजुकेशन, है ना। तो स्कूल्स भी आजकल ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं। तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है अभी भी इंडिया में। इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस की अगर हम बात करें, ये कौन से इंस्टीट्यूशंस होते हैं? इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस बेसिकली ऐसे पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनको यूजीसी बढ़ावा देगा, इनको फ्रीडम देगा ताकि ये डेवलप कर पाएँ।
तो नई गाइडलाइंस न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि नई गाइडलाइंस रिलीज़ हुई हैं जो यूजीसी ने रिलीज़ की हैं इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस के रिगार्डिंग। क्या गाइडलाइंस है कि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस जो हैं अब ये कैंपसेस अपने बाहर भी सेटअप कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट आफ्टर रिसीविंग एनओसीज। एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन जो सर्टिफिकेट है उस वो लेके अब ये अपने कैंपसेस बाहर भी कर सकते हैं। अब ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहाँ से लेना पड़ेगा? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से लेना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ द ऑफशोर कैंपस शैल बी सेम एज दैट मेंटेन्ड इन द मेन कैंपस फॉर सिमिलर कोर्सेज। तो जो जैसे मान लो इंडिया में कोई यूनिवर्सिटी है, जियो यूनिवर्सिटी टाइप मान लो खुल गई, ठीक है, तो जो जियो का इंडिया में गाइडलाइंस होगा वही बाहर भी होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि बाहर अलग होगा, बाहर भी सेम ही होगा। Institute of Eminence are also permitted to start new campuses centers with a maximum of 3 and 5 years and not more than 1 in an academic year। तो ये सब बेसिक चीज़ है कि भाई 3 से 5 साल में वो नया इंस्टीट्यूशन खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम की अगर हम बात करें तो ये लॉन्च क्यों हुआ था? टू इम्प्लीमेंट द कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट टू एम्पावर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो गवर्नमेंट का जो फोकस रहता है कि हायर एजुकेशन को हम इंक्रीज़ करेंगे, उसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम आई थी, ठीक है, ताकि हम वर्ल्ड क्लास टीचिंग को और वर्ल्ड क्लास रिसर्च फैसिलिटीज़ को होस्ट कर पाएँ इंडिया में, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या था, 20 इंस्टीट्यूशंस को सेलेक्ट किया गया था, 10 पब्लिक 10 प्राइवेट। अभी होल्ड पर डाला गया है क्योंकि भाई कुछ कुछ ऐसे थे जो अभी बने हैं, है ना, उसको अब जैसे ये जो 10 प्राइवेट है इसमें जियो यूनिवर्सिटी भी आ गई थी, अभी बनी है नहीं तो आ पहले गई, ठीक है, तो इसीलिए इसको होल्ड पर डाला हुआ। दीज इंस्टीट्यूशंस विल एंजॉय बेनिफिट्स लाइक एडिशनल फंडिंग मिलेगी, ठीक है, 1000 करोड़ का जो पब्लिक इसमें से जो ये 10 पब्लिक हैं इनको 1000 करोड़ का फंड मिलेगा ताकि ये अच्छी रिसर्च फैसिलिटीज़ और बेटर फैसिलिटीज़ अपने स्टूडेंट को प्रोवाइड कर पाएँ, ठीक है। रैंकिंग्स की बात करें तो NIRF की हमने पिछले भी बात करी थी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है उसने अपनी रैंकिंग रिलीज़ की है। इस बार टॉप 3 में कौन कौन आया है? IIT मद्रास, IISc बेंगलोर और IIT दिल्ली, ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। कितनी कैटेगरीज़ में रैंक करता है? 10 कैटेगरीज़ में रैंक करता है। कौन कौन सी हैं? एक तो ओवरऑल रैंकिंग होती है, फिर एक यूनिवर्सिटी, एक इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, कॉलेज, मेडिकल, लॉ, आर्किटेक्चर और डेंटल जो है वो नया ऐड हुआ था इस बार, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या क्या ब्रॉड पैरामीटर्स हैं जिस पे NIRF रैंक करता है। तो कुछ रैंक करता होगा तो कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर्स देखता होगा ना, उसमें क्या क्या है? पीयर परसेप्शन, ठीक है, जो वहाँ पे लोग पढ़ रहे हैं और जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके उनके आपस में कैसा परसेप्शन है उस यूनिवर्सिटी का, वो हो गया। टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज कैसे हैं, टीचर्स कैसे हैं, क्वालिटी ऑफ टीचर्स कैसी है, ठीक है, स्टूडेंट्स फैकल्टी को कैसे रेट करते हैं, ये सब है। रिसर्च फैसिलिटीज़ कैसी हैं, ग्रेजुएशन आउटकम्स कैसे हैं कि भाई लोग कितने लोग PhD के लिए जा रहे हैं, कितने लोग रिसर्च के लिए जा रहे हैं, कितनों का प्लेसमेंट हो रहा है, ये सब। ओवर रीच एंड इंक्लूसिविलिटी मेजर्स रीजनल डाइवर्सिटी, जेंडर इक्वालिटी, लड़कियां कितनी हैं, है ना, लड़के कितने हैं, फिजिकली चैलेंज लोग कितने हैं, डिफरेंटली एबल्ड लोग कितने हैं, सोशियो इकोनॉमिक जो चैलेंज्ड तबके के लोग हैं वो कितने हैं। तो ये सब भी रैंक होता है इसमें, ठीक है। अब QS वर्ल्ड रैंकिंग भी एक और रैंकिंग है जो ये इंस्टीट्यूशंस को रैंक करती है। तो इसमें क्या क्या है? इसमें IIT बॉम्बे अभी टॉप 3 में कौन कौन आए हैं? IIT बॉम्बे, IISc बैंगलोर और IIT दिल्ली टॉप 200 लिस्ट वाली, टॉप 3 में नहीं है, टॉप 200 लिस्ट वाली में है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से मैट्रिक्स होते हैं? इसमें भी 6 हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो, कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आपकी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं। एम्प्लॉयर का रेपुटेशन कैसा है, मान लो कंपनी से पूछा जाता है कि इस कॉलेज के बच्चे कैसे हैं, ठीक है। फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो हो गया। फिर साइटेशंस पर फैकल्टी साइटेशन मतलब जैसे रिसर्च पेपर या पेटेंट्स वगैरह जो साइट होते हैं ना, वो कितने हो रहे हैं। इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो कैसा है, ठीक है, इंटरनेशनल एक है इंटरनेशनल स्टूडेंट और एक है इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो, ठीक है। उसके बाद एकेडमिक रेपुटेशन कैसा है, जैसे आप बोलोगे तो IIT बॉम्बे का बहुत अच्छा है ना, उसके बाद IISc बैंगलोर का है, IIT दिल्ली का है, तो इन सब के रेपुटेशन बहुत अच्छे हैं ना। तो ये हो गया। फिर एक और रैंकिंग की बात करते हैं। इसमें क्या है? अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स एंड रैंकिंग्स, ठीक है। तो ये किसका इनिशिएटिव है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है। इसमें क्या होगा भाई? इनोवेशन और रिसर्च पे बेसिकली इंस्टीट्यूशंस को रैंक किया जाएगा। जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, ठीक है, उनको किस पे रैंक किया जाएगा? इनोवेशन मतलब इंटरप्रेन्योरशिप, नया चीज़ क्या डेवलप हो रहा है, इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पे रैंक किया जाएगा। तो इसमें बेसिकली अभी जो रिसेंट आई है 2020 वाली रैंकिंग, उसमें IIT मद्रास को टॉप मिला है ना, उसके बाद IIT बॉम्बे, उसके बाद IIT दिल्ली है, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना, सबसे ऊपर कौन है अटल रैंकिंग में? IIT मद्रास, ठीक है। उसके बाद एक्रीडेशन इंडिया की बात करें तो एक्रीडेशन सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। तो ये बेसिकली यूनिवर्सिटी को लाइसेंस देती है रन करने के लिए और असेसमेंट करती है उनका बेसिकली।
तो ये है कि ये ऑटोनोमस बॉडी है किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर, ठीक है। बस इतना याद रखना है। इट कंडक्ट्स असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सच एज कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस टू डिराइव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वालिटी स्टेटस। तो बेसिकली उनकी क्वालिटी कैसे है इंस्टीट्यूशंस की, वो ये एक्सेस करती है और उनको फिर सर्टिफिकेशन देती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्कूल हेड्स एंड ट्रेनिंग एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट, निष्ठा। निष्ठा बेसिकली क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये बेसिकली समग्र शिक्षा जो प्रोग्राम चलता है उसके अंडर है, जिसमें हम टीचर की कैपेसिटी को बिल्ड करेंगे, ठीक है, ताकि क्वालिटी जो है स्कूल एजुकेशन की वो इम्प्रूव हो पाए, है ना। टीचर को पढ़ा के आप टीचर की क्वालिटी बढ़ा के तभी आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ा सकते हैं ना। इट एम्स टू बिल्ड कॉम्पिटेंसीज अमंग ऑल टीचर्स एंड स्कूल प्रिंसिपल्स एट एन एलिमेंट्री एज, ठीक है। इट एम्स टू ट्रेन 42 लाख टीचर्स, जो कि लार्जेस्ट है, ठीक है। एक और चीज़ की बात करते हैं, युक्ति। युक्ति क्या है, यंग इंडिया कॉम्बैक्टिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन 2.0। पहला ऑलरेडी लॉन्च हो चुका था, अब ये दूसरा वर्जन लॉन्च हुआ है। ये किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है, ठीक है। इट विल हेल्प टू सिस्टमैटिकली एसिमुलेट टेक्नोलॉजीज हैविंग कॉमर्शियल पोटेंशियल एंड एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इंक्यूबेटेड स्टार्टअप्स एंड अदर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो बेसिकली स्टार्टअप्स को ये प्रमोट करेगा और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करेगा, ठीक है। इंटरप्राइज एक ERP समर्थ स्कीम है। ERP समर्थ जो है वो एक गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो NIT कुरुक्षेत्र ने इम्प्लीमेंट किया है अपने प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए, ठीक है। इट इज़ एन ओपन स्टैंडर्ड ओपन सोर्स आर्किटेक्चर सिक्योर स्केलेबल एवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑटोमेशन इंजन फॉर यूनिवर्सिटीज़ एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो पूरे अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए ये है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये प्लेटफॉर्म है बेसिकली, ठीक है। किसने डेवलप किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। समझ आया। आगे बढ़ते हैं। इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल IIC 3.0 किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया। मेजर फोकस क्या है IIC का, इंस्टीट्यूशन इनोवेशन जहाँ पे आ गया वहाँ समझ लो एक इनोवेटिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका क्या एम होगा, इसका एम होगा वाइब्रेंट लोकल इनोवेशन इकोसिस्टम क्रिएट करना, स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना, ठीक है। मैकेनिज्म इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, प्रिपेयर इंस्टीट्यूट फॉर अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो अभी हमने पीछे ये डिस्कस किया था ना, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये ARII जो रैंकिंग्स है इसके लिए इंस्टीट्यूशंस को प्रिपेयर करना। तो ये बेसिकली इसका एम है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।